सो वेक्टर क्वांटिटीज अपने को देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में यू विल ऑलवेज स्टडी सम फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? क्वांटिटीज विच कैन बी measured, for which you can give some number। और अपने आप ही आप देखोगे that these quantities are of generally two types। अभी हमारे लेवल पे तो टू ही टाइप की हैं, वैसे बहुत सारे तरीके की होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैसी होती हैं? देखो, कुछ टाइप की क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं, एज इफ देयर इज मास। मास को स्पेसिफाई करने के लिए यू विल रिक्वायर अ नंबर एंड अ यूनिट, जैसे 5 किलोग्राम। तो अगर आप मान लीजिए बाजार से आटा लेके आ रहे हो और 5 kg आटा है, तो उसका मास कंप्लीटली डिफाइंड है 5 and kg से। तो एक न्यूमेरिकल, एक नंबर और एक यूनिट, उससे आप पूरी तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। एंड 5 kg विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मास, उसी को हम इसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे। सिमिलरली दूसरे और क्या क्या क्वांटिटीज हो सकती हैं इस टाइप की, जैसे टेम्परेचर। इसमें आपको जो है आपने बस एक नंबर बताना है, यूनिट बताना है। एज इफ वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पूरी तरीके से डिफाइंड हो गया टेम्परेचर वहां से। और एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लेट्स से अ पेन, एक पेन लिया आपने तो वॉल्यूम ऑफ दिस पेन, मतलब मान लो कुछ मे बी 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब। सो 15 एंड सेंटीमीटर क्यूब से ये कंप्लीटली डिफाइन हो गया, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। तो कुछ तो इस टाइप की क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट से आपका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ आती है ये वाली चीजें, एज इफ पोजिशन। पहला एग्जांपल है पोजिशन। आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन डिफाइन करना है, और अगर आपने ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट यहां से 5 किलोमीटर अवे है, so you have not defined its position clearly। बहुत ही इजी सी बात है, मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे घर आ जाओ, सब लोग, पार्टी है सब लोगों के, और मेरा घर जो है तुम्हारे स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है लेट से। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल के चले जाऊं स्कूल से, ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू कम। तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली, मुझे अपना प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। सो पोजिशन कैन नॉट बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय अ नंबर एंड ओनली अ यूनिट। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, यू विल रिक्वायर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हो सकता है दो अलग अलग पार्टिकल्स हों, दोनों ही इस पॉइंट से 10 किलोमीटर पर है, इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। ए और बी दोनों ही 10-10 किलोमीटर हो सकते हैं, बट सिंस दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन तो उनकी पोजीशन अलग होगी इसमें। तो ये दूसरे टाइप की क्वांटिटीज हैं विच ऑटोमेटिकली रिक्वायर्स दैट यू गिव अ मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन। और ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्या होंगे कुछ क्वांटिटीज। फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा कितने न्यूटन का है, साथ में डायरेक्शन बताना भी मैंडेटरी है। और क्या क्या एग्जांपल, वेलोसिटी। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, मोमेंटम है, फोर्स है, सब है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंट्रिंसिकली अपने आप ही, हमने ऐसे नहीं अलग से डिफाइन किया है, अपने आप ही देयर आर सेवरल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। और दूसरी टाइप की होती हैं कुछ ये वाली क्वांटिटीज जिसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही जरूरी है। These quantities which require only a magnitude or a scale are called scalar quantities, and the quantities which require a direction as well as magnitude are called vector quantities। अब बात यह है कि यार देखो, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ डायरेक्शन होना ही जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग मैथमेटिक्स होगी जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो वाली मैथमेटिक्स अगर ये फॉलो करेगा कोई चीज तो वो वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज इट वोंट बी अ वेक्टर। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको।
कि अगर मैं आपसे कोई स्केलर का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? क्वांटिटीज which require only मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर एंड अ यूनिट। नंबर और यूनिट, इसको कंबाइन करके हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। टू बी कंप्लीटली डिफाइंड, इज अ स्केलर। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटिटीज which require magnitude direction and also it follows, मैंने बताया मैथमेटिक्स फॉलो करनी पड़ेगी इसको, वेक्टर वाली जो मैथमेटिक्स होती है वो फॉलो करनी पड़ेगी, तो हम उसको एल्जेब्रा बोलेंगे यहाँ पर। एंड फॉलोज वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर के लिए एक स्पेशल टाइप की एल्जेब्रा है जो हमारा इस चैप्टर में ये सब सीखने वाले हैं। एंड फॉलोज वेक्टर एल्जेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब देखो, अगर आपको एक मास में दूसरा मास ऐड करना है, बहुत ध्यान से समझना है चीज, एक मास में दूसरा मास ऐड करना है। जैसे कि आपने लिया 5 किलो चीनी और 2 किलो नमक। 5 किलो चीनी और 2 किलो नमक लिया, एक साथ मिला दिया आपने। आपने पूछा कि भाई टोटल कितना मास हुआ, तो सीधी सी बात है 2 + 5 7 kg टोटल हो जाएगा। ये वाली मैथमेटिक्स आप आज तक यही पढ़ते हुए आए हो, तो आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज है वो उस वाली मैथमेटिक्स को फॉलो करते हुए सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करेंगे एंड आपका काम चल जाएगा, कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना। वेयरएज ये वाली जो क्वांटिटीज हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से एक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका एडिशन कैसे होगा? अगर मान लीजिए मैंने बोला कि यहां से ए इस पोजीशन पर है और फिर ए से खड़े होकर बी को देखा गया तो बी इतनी पोजीशन पर, यानी यहां से खड़े होकर देखने पर ये मान लीजिए 1 मीटर पे था और यहां से इसने खड़े होकर देखा तो मान लीजिए 2 मीटर पे था। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहां से जब ये इसको देखेगा डायरेक्टली तो ये 3 मीटर अवे हो। इट वोंट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि 1 मीटर इधर गए और 2 मीटर इधर गए तो 3 मीटर आएगा ही आएगा। ये सर हाँ बोलो। सर व्हाट्सएप में एक स्टूडेंट इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है पर उसका पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है। दोनों पासवर्ड इनकरेक्ट दिख दोनों कौन से? एक ही पासवर्ड है वो गुलाम, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। आप थोड़ा उसे हेल्प कीजिए। एक ही पासवर्ड है बेटा गुलाम, बोल दो उसको सर एक ही आपने पासवर्ड है गुलाम। दो अच्छे से पासवर्ड 2 पासवर्ड दिए मैंने। सर वो उससे भी ट्राई किया, वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं हेल्प कैसे करूंगा उसकी? बात इतनी सी हुई अभी तक कि आपके पास स्केलर क्वांटिटीज की जो मैथमेटिक्स है वही तक आप पढ़ते आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको कोई भी। अब हमें जो है वेक्टर क्वांटिटीज किस तरीके से ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो सब देखना होगा। मल्टीप्लाई भी होती है इनफैक्ट, तो वो सब देखना होगा। बस बात ये है कि क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन वेक्टर्स में एक चीज और होनी चाहिए, दे मस्ट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा, जो हम यहाँ पर भी डिसाइड करें। फिर देर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन मैथमेटिक्स ये वाली फॉलो नहीं करते, ये वाली करते हैं, स्केलर वाली। तो उन क्वांटिटीज को इधर रखा जाएगा। उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है करंट। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही एक होता है प्रेशर। प्रेशर भी जो है सुनने में आपको जो है लगेगा कि इसके पास डायरेक्शन भी है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो गया उस डायरेक्शन में भी प्रेशर का डायरेक्शन मान लो, मैग्नीट्यूड भी है, बट अगेन इट इज नॉट अ वेक्टर। तो ये थर्ड टाइप, ये स्केलर भी नहीं है, इट इज नॉट इवन अ स्केलर। ये थर्ड टाइप की क्वांटिटी
एक और टाइप की क्वांटिटीज होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, टेंसर। तो ये उसका पार्ट बनते हैं। अभी देखो यहां पर ये सब चीजें जो है ये सबसेट चल रहे हैं, दीज आर ऑल सबसेट्स, मतलब मैं इनको भी वेक्टर्स बोल सकता हूं, दीज कैन ऑल्सो बी वेक्टर्स, जिस और उनके ऊपर लेकिन लिमिटेशन लग जाएगी। ध्यान से समझ लेना बेटा सब लोग ये। अभी तुमने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया कि डायरेक्शन है तो ये हो गया, और उसके हो गया तो ये हो गया, लेकिन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से these quantities can be vectors, but they will be called one dimensional vectors। यहां पर आप देखोगे ये पूरे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे। टेंसर्स जो होते हैं वो अगेन इनका फिर से सुपर सेट है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो आप उसको टेंसर बोल सकते हो, कोई क्वांटिटी स्केलर है उसको भी आप टेंसर बोल सकते हो। तो सब एक दूसरे के ये सबसेट है, मतलब सबसे छोटा सेट हो गया आपका स्केलर, फिर इससे बड़ा सेट जो आएगा आपका वो वेक्टर्स आ जाएंगे, और फिर उससे भी बड़ा सेट जो आ जाएगा वो आपका टेंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं अच्छे से अगर ड्रॉ करके दिखाऊं ना तो ज्यादा बेटर लगेगा। ये हो गया स्केलर, वेन डायग्राम बनाएंगे। फिर ये वाला हो गया वेक्टर, इसके अंदर सारी क्वांटिटीज वेक्टर ही कहलाएंगी, और इससे भी बड़ा जो सुपर सेट है विच विल कंटेन एवरीथिंग, दे आर टेंसर्स। तो अगर आप एक तरीके से किसी क्वांटिटी को स्केलर बोल रहे हो तो वेक्टर भी है टेंसर भी है। अगर आप किसी को यहां पर बोल रहे हो कि ये वेक्टर है, इट माइट बी पॉसिबल कि इट इज नॉट अ स्केलर बट इट विल बी अ टेंसर, श्योर श्योर। और अगर कोई क्वांटिटी सिर्फ टेंसर है, प्योर टेंसर है, तो आप उसको वेक्टर या स्केलर नहीं बोल सकते, अब वो टेंसर ही रहेगा अलग से। बट हाँ, इस वाली क्वांटिटी को आप तीनों बोल सकते हो, और सारे वेक्टर्स को आप टेंसर बोल सकते हो। ये दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि आप जो है थोड़ा फर्स्ट ईयर में मे बी जब पहुंचोगे है ना, तब थोड़ा बहुत टेंसर के बारे में पढ़ोगे। सो अभी के लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी वेक्टर्स, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दे विल बी स्केलर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट। तो मेन चीज है इसमें रिप्रेजेंटेशन। मैंने तुम्हें शायद पहले ही बताया था कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप एडवांस, जब उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पढ़ते हो तो आधे से ज्यादा चीज रिप्रेजेंटेशन होती है। आपको फंडा आता होगा, अच्छे से आता होगा, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेटा वॉइस ऑडिबल नहीं है, ओके, बट आई कांट यूज दिस इंफॉर्मेशन, क्या करूंगा मैं इसमें? रिकॉर्ड हो रहा है ये तो देख लेना, फिर क्या बताऊंगा। ऑलराइट, सो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं देखो। किसी भी नॉर्मल, आप जो मैथमेटिक्स में जब किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, अननोन क्वांटिटी को, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था? एक्स। ये अननोन के लिए हम जनरली ये यूज करते हैं। मैथ्स में अगर आपको कोई अननोन क्वांटिटी लेनी है तो हमेशा आप उसको कैसे लोगे? एक्स यूनिट्स, यूनिट स्पेसिफाई होनी चाहिए। जैसे अगर लेंथ है, अननोन लेंथ है किसी का, तो आप मानोगे एक्स मीटर्स या एक्स सेंटीमीटर्स। अगर वॉल्यूम अननोन है तो आप मानोगे उसको सम वी या एक्स मीटर क्यूब। तो उसकी यूनिट जो है साथ में होनी चाहिए। हाँ, देयर विल बी सर्टेन क्वांटिटीज व्हिच आर यूनिटलेस, तो आप उसमें यूनिट नहीं दिखाओगे। वहीं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये स्केलर है या वेक्टर है, उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। अगर आपने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया और फिर ऐसे दिखाया, तो आप इस तरीके से यहां पर जो एक क्वांटिटी है उसको बोल रहे हो दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कंटेन्स अ डायरेक्शन एज वेल, एंड ये आप मानोगे ये हो जाएगा सिर्फ स्केलर, इट विल नॉट कंटेन द डायरेक्शन। So this is how you are going to differentiate between a scalar and vector। आप अगर कोई भी अननोन क्वांटिटी लेते हो तो इस तरीके से आप उनमें डिफरेंस दिखा सकते हो। यहां तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? उसके बाद देखिए, ये तो हो गया इसका
नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी को आप कैसे दिखाओगे कि वो वेक्टर है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और क्या क्या पॉसिबल। सो वेक्टर के और पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन देखिए, मान लीजिए आपको दिखाना है कि कोई फोर्स था, तो आप फोर्स के लिए लिख सकते हो द फोर्स वाज 5 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, आप इस तरीके से वेक्टर दिखा सकते हो। और देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिखाना था कि सम वेलोसिटी, वेलोसिटी पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी आप ऐसे बोल सकते हो 10 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। और ए टू बी क्या होंगे, आपके कुछ डिफाइंड होंगे पहले से ही, जैसे यहाँ ए है यहाँ बी है, तो फ्रॉम ए टू बी ये आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। सपोज इसको ए बोल दे, इसको बी, तो यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया ऑलरेडी। सो दीज आर सेवरल मेथड्स इन विच यू कैन स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और देखिए और क्या तरीके हैं, आप कुछ ऐसे भी दिखा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हो किसी का, तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर कैन बी 3 किलोमीटर्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये भी एक तरीका होता है बताने का। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये मान लीजिए एक मैप है जिसमें इधर ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, तो आपने लिखा है यहाँ पर 3 किलोमीटर मूव करना है आपको 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्री होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, यू हैव टू मूव 3 किलोमीटर्स। तो मुझे बताओ इन सबके मतलब समझ में आते हैं आपको? हाँ या ना बोल जल्दी से। फिर जो इसका इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन है दैट इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे काम का भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इन सबसे इससे आप काफी चीजें कर सकते हो। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में यू विल ड्रॉ एन एक्चुअल एरो, आप एक एरो बनाएंगे जिसका लेंथ will be proportional to the magnitude, और जिसका डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन दिखाएगा वेक्टर की, या जो भी क्वांटिटी है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन दिखाएगा। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, नाउ एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो कोई आपसे फंडामेंटल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड अ वेक्टर, आर दे डिफरेंट और सेम? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से कहीं से पता करके आओ, किसी से पूछो या कहीं से पढ़ो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड अ वेक्टर? ओके, ये पता करके आना। तो खुद से भी पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगेगा तुम्हें, खुद से भी फाइट मारो। सो जब भी आप कुछ ऐसी डायरेक्शन दिखा रहे हो तो आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। दैट ये तो पता ही होता है आपको कि हम इधर की तरफ ईस्ट लेते हैं, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। और अगर मैंने पेपर को इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये सब हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शंस हैं, ऑल दीज आर इन हॉरिजॉन्टल। फिर दूसरे बाकी जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल वाली आती हैं। तो वर्टिकली अप यानी कि आउटसाइड द पेपर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा उसका, दिस इज आउटसाइड पेपर या आउटसाइड द प्लेन। और अगर आपने ऐसे दिखा दिया तो ये क्या होता है, इनसाइड द प्लेन रिप्रेजेंटेशन, है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है ना सारी चीजें इसी प्लेन में हो, कुछ कुछ क्वांटिटीज हो सकती है ऐसे जा रही हो। मान लो रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है, रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है तो कुछ इस तरीके से करेगा, तो आप उसको दिखा दोगे कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। या फिर कोई चीज नीचे गिर रही है वर्टिकली डाउन, तो आप उसको कुछ ऐसे दिखा दोगे कि इट इज गोइंग डाउन। तो वापस से आ जाओ जरा ज्योमेट्रिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन पे, आप इस तरीके से किसी भी वेक्टर को दिखाओगे। अब एक और तरीका होता है एरो यहां ना लगाकर, जनरली हम एरो जो है वो एकदम कॉर्नर पे लगाते हैं आगे की तरफ,
So this part is called the head of a vector. This part is called the tail. और ये कहलाएगी आपकी पूरी बॉडी. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं. एक और खास बात कि आपका लेंथ जो है प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड की. इट इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड, और हो भी नहीं सकता क्योंकि वेक्टर्स तो आपके कई बार 5 न्यूटन भी होगा, तो 5 न्यूटन लेंथ तो होती नहीं है कोई भी, तो प्रोपोर्शनलिटी रहेगी. प्रोपोर्शनलिटी मतलब आप उसमें एक स्केल लिखोगे, स्केल या लेजेंड बोलते हैं कई जगह पर, या फिर स्केल लिखोगे. स्केल किस तरीके से दिखाओगे आप? स्केल कुछ ऐसे दिखाओगे, मान लो आपको ये 5 न्यूटन दिखाना था, तो आप पहले ये लिख दोगे कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर. और अगर फिर आपको 5 न्यूटन दिखाना है तो कितना लंबा वेक्टर बनाओगे? बोलो. 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर है ना. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. इस पे ध्यान से समझने की कोशिश करना. नेक्स्ट वाला पार्ट, अब कुछ बातें सीखनी है आपको इसमें, एंड दोज आर कि अगर वेक्टर लेंथ 0 है उसका, then it has a special name. It is called a null vector. Null vector has a 0 magnitude, and obviously its direction will be unspecified. Undefined. उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किस डायरेक्शन में. नल वेक्टर इट इज सेम एज सेइंग कि भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. 0 जो है बिल्कुल बीच में है. इट इज नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड, नाइदर ऑन द नेगेटिव साइड. इसी तरीके से नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा. यू कैन नॉट से कि भाई नल वेक्टर नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ, कुछ भी मतलब नहीं होगा उससे, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग एट ऑल. आप 0 मूव कर रहे हो तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी. नेक्स्ट देयर विल बी यूनिट वेक्टर. एक नाम होता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ. Vectors of unit length are called unit vector. Equality of vectors. दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे, 2 वेक्टर्स आर इक्वल. अच्छा सुन लो ध्यान से, ये सब अलजेब्रा चल रही है बेटा. ये आप जो है ना वेक्टर्स के बारे में आप सीखने की कोशिश कर रहे हो कि वेक्टर्स के बारे में क्या क्या बातें ट्रू होती हैं. सो क्या है? 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ आई डबल एफ. इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ both have equal magnitude and same direction. So अगर मेरे पास एक वेक्टर ये 5 न्यूटन है और दूसरा वेक्टर ये है, ये भी 5 न्यूटन. These two vectors will not be equal. मान लीजिए इसको मैंने वेक्टर A बोला और इसको वेक्टर B बोला, then A vector will not be equal to B vector. Even though इन दोनों का लेंथ बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है. अब बात आती है मैग्नीट्यूड बराबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए आपको लिखना सीखना पड़ेगा हाउ टू राइट डाउन द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. तो दिखाने के लिए कि आप मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हो, व्हाट यू विल डू, मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ vector A is written mod of A. This is how you are going to specify. अभी हम सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, बात समझ लो. एक तरीके से अभी भी रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है. मैग्नीट्यूड ऑफ A is written as mod of A. आप mod लगाए थे उसके ऊपर और उसको बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड है.
यानी कि इस वाले मैग्नेट, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बता सकते हो? ये 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ही था, दिस 5 न्यूटन आल्सो वाज द मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में अलग अलग थे बिकॉज इनका डायरेक्शन अलग है। सो आई विल राइट मॉड ऑफ ए वाज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इक्वल वेक्टर्स में लगाना है तो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो और दोनों का लेंथ भी सेम, ये दोनों ही वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, एक्स वेक्टर पूरा का पूरा इज इक्वल टू वाई वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स नाम से ही पता लग रहा है आपको, पैरेलल वेक्टर्स मतलब जैसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, सो दे हैव द सेम डायरेक्शन। अब क्योंकि यहां पर ये डायरेक्शन की बात चल रही है, तो पैरेलल के साथ साथ एक एंटी पैरेलल भी होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो वो रन तो पैरेलल कर रहे हैं, लाइन के फॉर्म में देखोगे तो पैरेलल है, बट दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये सेम डायरेक्शन वालों को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल। एंड दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल समझ में आता है? ये पूरा पेज देख लीजिए, सारी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम नल वेक्टर। नल क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इक्वल कब होंगे वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड क्या से लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी अब, दैट इज भाई हमें कुछ तो अभी अलजेब्रा शुरू करते हैं हम इसकी। तो पहला पार्ट आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Here we will see how the vectors are added. तो कैसे देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेके, एंड दैट इज ऑब्वियसली यू आर करंटली इन भुवनेश्वर, मोस्ट ऑफ यू आर इन भुवनेश्वर। आपका जो है घूमने फिरने का मन किया, भुवनेश्वर से चलना शुरू किया, भुवनेश्वर के पास कोई शहर बोलो और चलते चलते मान लो पहुंच गए कहीं पर, लेट्स से पुरी। पुरी से आप पहुंच गए, भुवनेश्वर से पहुंच गए पुरी। पुरी में थोड़ा बहुत देर घूमे फिरे, आराम किया, उसके बाद पहुंच गए कोणार्क मंदिर देखने, एंड दैट्स योर कोणार्क। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जब आप कोणार्क में हो, कोई आपसे पूछे कि यार भुवनेश्वर से कितनी दूर हो, तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस बताओगे या डायरेक्ट वाला बताओगे? Obviously you will tell this distance, because once you are in Konark, तो आप जो है अगर भुवनेश्वर से उसका डिस्टेंस पूछ रहे हो, तो आप जो आपसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानना चाह रहा हो कि अच्छा आप पहले पुरी गए थे या फिर पुरी से फिर कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, उसके बारे में कोई मतलब नहीं है। हमें तो डायरेक्टली बता दो भुवनेश्वर से कितना दूर थे। सो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप मैथमेटिकली देखो इसको या फिर वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, योर मोशन फ्रॉम बी टू पी टू के, यानी भुवनेश्वर से पुरी और कोणार्क, will give you the same result as if you have moved from Bhubaneswar to Konark. So this path will be equivalent to this path. अब ये बात अलग है यार कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा या फिर मे बी और चीजें, ज्यादा पेट्रोल लग गया, वो सब बातें नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बता दो इस वाले पाथ में आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स और इस वाले पाथ में आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम बी टू पी टू के इनिशियली भुवनेश्वर में थे, फाइनली कोणार्क में। और अगर कोई मान लीजिए डायरेक्टली भुवनेश्वर से कोणार्क पहुंच गया, तो उसमें भी वो इनिशियली भुवनेश्वर में था और फाइनली कोणार्क में। सो दीज टू विल बी इक्विवेलेंट। तो आप मान लीजिए इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी टू पी से, बी टू पी को बीपी से कर लो, पहले आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ बी टू पी, फिर आपका हुआ पी टू के, तो आपने पी टू के इसमें ऐड कर दिया,
तो ये आपका टोटल जर्नी पता लग गया मुझे कि यहां से आगे थे। कोई एक दूसरा बंदा अगर डायरेक्टली B2K जाएगा तो आपका जर्नी आपका डिस्प्लेसमेंट टोटल और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम कहलाएगा एंड दे विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स। सेम रिजल्ट का मतलब समझ लो क्या है, सेम रिजल्ट का मतलब है कि उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। अब मान लीजिए इस वाले वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो A से, इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो B से, इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो लेट्स से C से, तो आप बोल सकते हो दैट C वेक्टर इज आइडेंटिकल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, या फिर अगर आप A में B ऐड करोगे तो C जैसा रिजल्ट मिलेगा। And this is how vectors are added, and it is known as the triangle law of vector addition. जिसके बाद आप जो है क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाओगे, और ये that shifting a vector parallel to itself does not change the vector. आप किसी भी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो। जैसे ये वेक्टर था, इसको पैरेलल बिना इसका लेंथ चेंज किए, बिना डायरेक्शन चेंज किए आप इसको इधर ले गए, ये लेंथ दोनों के सेम है, डायरेक्शन भी पैरेलल है दोनों के, तो अगर ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A ही होगा, देयर इज नो डिफरेंस, सेम बोले जाते। तो मान लीजिए आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज B एंड दिस इज A, और मेरे को चाहिए A प्लस B, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज इफ आप यहां से यहां पहुंच गए डायरेक्ट, एंड दिस वेक्टर विल बिकम A प्लस B। ये समझ में आता सबको? नेक्स्ट देखो। गुड गुड, ये क्लियर है? तो नेक्स्ट वाला देखो फिर। अभी मान लीजिए मैंने बोला कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, लेट्स कॉल दिस एज A एंड दिस इज B। तो पहले यहां से आ गए, फिर यहां से आ गए, तो रिजल्ट क्या होगा फाइनली कि एज इफ यू आर मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो दिस विल बी योर A प्लस B। कई बार क्या होगा, आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। समटाइम्स आपको कुछ ऐसे वेक्टर्स ऐड करने पड़ सकते हैं। ऐसे वेक्टर कब ऐड करने पड़ेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन कई बार आपको ऐसे वेक्टर्स भी ऐड करने पड़ सकते हैं। ऐसे वेक्टर्स ऐड करने का मतलब क्या है, इसको आप ये मत मान के चलो कि भाई मैं पहले यहां से यहां गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस यहां से यहां गया। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा। ये कुछ ऐसा है ऐसे दो फोर्सेस लगी हुई है, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स मैंने इधर लगाया, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए नेट फोर्स कितना है, दोनों का क्या इफेक्ट आएगा। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स कुछ बीच में आएगा इन दोनों के। अगर आप ऐसे धक्का दे रहे हो और साथ में इधर भी धक्का दे रहे हो, इस साइड में भी, तो ये थोड़ा जो भी पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो उसको कैसे निकालना है, अभी आपने सीखा कि पैरेलल आप शिफ्टिंग कर सकते हो, तो आप इस वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट कराओ सच दैट ये वाली सिचुएशन बन जाए। तो उसको पैरेलल शिफ्ट कराते कराते आप यहां ले जाओगे। सो इफ दिस इज वेक्टर A, ये भी A ही होगा, और मान लो ये B दिया हुआ था, फिर क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐसे ऐड कर दोगे एंड दिस विल बी योर A प्लस B। यानी कि इस वेक्टर को प्लस इस वेक्टर को ऐड करोगे इन दोनों को, तो आपको ये बीच में ये चीज मिलेगी। समझ में आता है क्या करना है? Yes, sir. नाउ द स्टेटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या स्टेटमेंट है इसका देखो। दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या है वो दिखा रहे हैं। सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है देखिए, इसमें बहुत लिखना पड़ता है, लिखो देखो क्या है। टू ऐड टू वेक्टर्स join the head
of first vector to the tail of second vector and complete the triangle by drawing third side in opposite sense. Opposite sense का मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? Third side is the addition of the vectors. Opposite sense का मतलब क्या है समझ लो. ये आपका B है, ये आपका A है. अगर आपने दोनों का हेड और एक का टेल जोड़ दिया है तो ये आपकी सेंस बन रही है. थर्ड साइड को सेम सेंस में बनाने का मतलब है ऐसे जोड़ दिया इस डायरेक्शन में, तभी इसकी सेम सेंस होगी. पूरा ऐसे चक्कर कट रहा है. आपको क्या करना है, लेकिन आपको ऑपोजिट साइंस में जोड़ना है, सेंस में जोड़ना है इसको. जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में यहां से आ गए, यहां से आ गए, तो आप ऑपोजिट ले जाओ उसको. ऑपोजिट मतलब यहां से इधर. अगर आपने इसको एरो इधर ही बनाए थे तो ये पूरा सेम सेंस में हो जाता. तो वैसे नहीं करना, ऑपोजिट सेंस में आपको उसे जोड़ना. Suppose I give you vector, one vector is like this, another one is like this. आप खुद से एक बार इसको जो ना ड्रॉ करना और फिर देखना, बाद में चेक करेंगे उसके बाद कि आपने सही कराया या नहीं. सभी में आपको ऐड करने हैं वेक्टर्स. ये सारे वेक्टर्स ऐड करके दिखाओ, मतलब खुद से करो और फिर चेक करना जब मैं बताऊंगा. तो हो जाए तो फिर से बोलना हो गया है. यहां पर दोनों के टेल एक साथ जुड़े हुए हैं. मुझे हेड और टेल लेके आना है, तो पैरेलल शिफ्ट करा दो. अगर मैं इस वाले वेक्टर को यहां लेके आ जाऊं, दिखाई दे रहा है क्या सबको? अरे दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो दोनों के हेड एक साथ आ गए तो बात नहीं बनी. मेरे को एक का टेल और एक का हेड जोड़ना है, तो आप इसी वाले वेक्टर को नीचे शिफ्ट करा दो ऐसे. ये भी पैरेलल शिफ्टिंग है. और अगर ये भी पैरेलल शिफ्टिंग है तो अब जो है इसका हेड और इसका टेल एक जगह आ गया. आप इन दोनों को ऐसे ऐड करोगे. तो मुझे बताओ, एरो में ऐसे ऊपर की तरफ लगाऊं या नीचे की तरफ एडिशन के लिए? ऊपर की तरफ. करेक्ट. ये इसका एडिशन. सिमिलरली यहां पर भी फटाफट कर लो. हेड जो है टेल से जोड़ना है, तो इसका टेल है, ये इसका हेड है. यहां लेके आ जाओ इसको और इन दोनों को जोड़ दो ऐसे. ये एडिशन हो गई. यहां दोनों के हेड एक साथ जुड़े हुए हैं, उसको शिफ्ट करा के यहां ले आओ. ये दोनों पैरेलल है, तो इसको यहां ले जाओ. यहां पर ऑलरेडी हमारा अस्मिता आंटी. स्पीकर ऑफ करो. स्पीकर ऑफ करिए. इसका बोला हो रहा है जॉइना, स्पीकर ऑफ करो. अच्छा, इसमें ऑलरेडी यहां पर हेड और टेल एक साथ है, तो आप क्या करोगे? अब बताओ इसमें क्या होगा. ये लेंथ मैंने इस तरह से दी आपको कि लेंथ बराबर है और एकदम ऑपोजिट है. तो ये इसका हेड है, ये इसका टेल है. यहां लेके आओगे तो क्या होगा, ये वाले हेड टेल भी एक साथ आ जाएंगे. सो दिस विल रिजल्ट इन अ नल वेक्टर, क्योंकि आप पहले ऐसे जाओगे और फिर कहेगा यहां से ही वापस आ जाओ ऐसे, तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां ओरिजिनल जगह पे. सो द आंसर विल बी अ नल वेक्टर. इसका आंसर नल आएगा. Yes, sir. यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव समझते हो?
कम्यूटेटिव मतलब कि भाई आपका a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए होगा। इट डोंट मैटर किस ऑर्डर में आप किसको पहला वेक्टर ले रहे हो किसको दूसरा ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना है यहां पर, अगर मैंने इसको ए वेक्टर बोला होता और इस वाले को बी बोला होता मान लो, तो यहां से ए प्लस बी वेक्टर कितना है, नल वेक्टर। नल वेक्टर को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से ए वेक्टर विल बी इक्वल टू नल वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। और फिर आपका बोल सकते हो दैट ए वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। सो अगर कहीं पर ऐसे लिखा है ना a इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, a एंड b आर एंटी पैरेलल एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बराबर होगा दोनों का, बट दे विल बी एंटी पैरेलल। अगर a इक्वल टू बी होता सीधा तो पैरेलल भी होते और मैग्नीट्यूड भी बराबर होता, ये हमने देख लिया है इक्वल वेक्टर्स में। लेकिन अगर a इक्वल टू माइनस बी है, देन a एंड b आर एंटी पैरेलल एंड दे विल बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये हमने कुछ ग्राउंड रूल्स, बेसिक रूल्स यहां पर अभी एस्टैब्लिश कर लिए हैं कि एडिशन के क्या क्या होंगे। और आज हमारे पास इतना ही है टाइम, मेरी नेक्स्ट क्लास है, वरना मैं और कंटिन्यू करता आज, जैसे थोड़ा कम टाइम मिला है। सो आज ना हम यही खत्म करेंगे बेटा। किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो फटाफट पूछ लो 3-4 मिनट में। मेरी इसके बाद एक और क्लास है, फटाफट कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लो।